नमस्ते साथियों। मैं ललित किशोर पारगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नास्को के यूट्यूब चैनल पे। आज सिकल सेल की सिकल सेल संवाद की 17वीं कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विंकी रुगवानी सर, जो नागपुर से हैं। आज का विषय थैलेसीमिया एवं सिकल सेल में क्या अंतर है, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैं डॉक्टर विंकी रुगवानिया सर का संक्षिप्त में थोड़ा सा वर्णन देना चाहूंगा। सर डायरेक्टर हैं रुगवानी चाइल्ड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल नागपुर के। सर वाइस प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल मुंबई के। प्रेसिडेंट हैं थैलेसीमिया एवं सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के। डायरेक्टर हैं थैलेसीमिया एवं सिकल सेल सेंटर नागपुर के। सर आपका स्वागत है नास्को के यूट्यूब चैनल में। थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर ब्लड डिसऑर्डर में थैलेसीमिया एवं सिकल सेल दोनों में क्या भिन्नता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी ललित जी, पहले तो मैं नेस्को का धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं उनके कार्यक्रम पहले भी कई बार देख चुका हूं। और कई ऑनलाइन हो या ये सिकल सेल के लिए जिस प्रकार से अवेयरनेस क्रिएट करने का काम या पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए जो कार्य नेस्को ने शुरू किया है, विशेषकर गौतम जी और पूरा आपका जो टीम है, उन्होंने उसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करूंगा। जब आज का जो विषय आपने रखा है कि क्योंकि हम लोग थैलेसीमिया और सिकल सेल दोनों पे कार्य करते हैं, तो इसीलिए आपका जो सवाल है कि ये दोनों ब्लड डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। निश्चित रूप से हम लोग जब भी सिकल सेल बोलते हैं तो थैलेसीमिया ध्यान में आता ही है, और थैलेसीमिया बोलते हैं तो सिकल सेल ध्यान में आता है। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों हीमोग्लोबिन पैथीज हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों में हीमोग्लोबिन का कुछ तो भी डिफेक्ट है, लेकिन दोनों में कई चीजों में समानता भी है और कई चीजों में भिन्नता भी है। अब जैसे हम शुरुआत करें कि ये बीमारियां दोनों हीमोग्लोबिनोपैथीज क्यों होती है, तो हम सभी जानते हैं कि जो थैलेसीमिया की जो डिजीज यानी बीमारी वाला जो पेशेंट होता है, रोगी जो होता है, उसको हम थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। और जो वाहक होता है, जो कि उसे हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। वैसे ही सिकल सेल का जो रोगी होता है उसको सिकल सेल डिजीज कहते हैं, और जो वाहक होता है उसको सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। अब दोनों क्यों होती है, माता पिता से बच्चे में आती है, दोनों में समानता है हम जानते हैं। तो इसीलिए इस कैसे होती है, ये इसमें कोई भिन्नता नहीं है, इसमें दोनों में समानता है। जब दो वाहकों की आपस में शादी होती है तो 25% चांस होता है कि को थैलेसीमिया मेजर या सिकल सेल डिजीज हो। अब सिर्फ इतना है कि ये जो हीमोग्लोबिन डिफेक्ट है, जैसे सिकल सेल में क्या होता है कि इज अ डिफेक्ट इन संरचना, हम जिसे कहते हैं, यानी जो बनावट होती है उसमें फर्क होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल जो आरबीसी में का शेप होता है, वो शेप न बनते हुए वो सिकल सेल का शेप, हंसिया का एक शेप बन जाता है। और वो हंसिया जो होता है, वो सिकल जो सेल होता है, वो आगे की जितनी भी प्रॉब्लम सिकल सेल में होती हैं, वो सब उसकी वजह से होती है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैलेसीमिया में क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर होता है, उसमें अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स होती हैं। तो बीटा चेन्स जो है उनकी एब्सेंस या उनकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से जो ये हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज हैं, वो सस्टेनेबल नहीं रहते हैं और जल्दी जल्दी उनमें वो टूटते जाते हैं, और उनमें हीमोलिसिस होता है और हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है। तो ये पहला फर्क है पैथोफिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं कि दोनों बीमारियों में क्या डिफरेंस है। अब उसके बाद
मैं ललित जी, मैं पूरा आपको बताते जाऊं सारा जी डिफरेंसेस जो हैं, बिल्कुल। एक एक करके। जी जी ओके। तो दूसरा, हम ये तो हो गया कि कैसे ये बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं, मतलब उसका कारण हमने देखा। उसके जी बाद सर। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि यानी कब मालूम पड़ता है कि इसको सिकल सेल है कि थैलेसीमिया। अब हम जानते हैं कि थैलेसीमिया जो है बहुत क्लियर है कि 6 महीने से 1 वर्ष के बीच में ही मालूम पड़ जाता है। क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाता है, वो लगभग 4 ग्राम 5 ग्राम तक भी चले जाता है, 3 ग्राम पे भी चले जाता है। क्योंकि और ऐसे स्थिति में बच्चा जो होता है इनएक्टिव हो जाता है, वो पेल दिखने लगता है, यानी वो उसका, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और यह जो पेशेंट होते हैं, जब ये 6 महीने का 8 महीने का बच्चा होगा, जब माता पिता उसको देखेंगे कि बहुत हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो ऐसे स्थिति में फिर हम उसको ये ऐसे बच्चों को फिर हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और मतलब जो पेशेंट होते हैं पेरेंट्स डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अल्टीमेटली डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस करते हैं और उनको बताते हैं। सिकल सेल का प्रेजेंटेशन जो होता है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कुछ बच्चों में, कुछ रोगियों में बहुत पहले ही मालूम पड़ जाता है सिकल सेल है, किसी में बाद में मालूम पड़ता है, अलग-अलग उम्र में, किसी में 1-2 साल में, किसी में 4 साल में, किसी में 10 साल में, किसी में 15 साल में, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन है। तो ये वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन जो है वो सिकल सेल एसएस पैटर्न में है। बट थैलेसीमिया में सिर्फ थैलेसीमिया इंटरमीडिएट एक प्रकार है जिसमें लेट मालूम पड़ता है। बट आमतौर पे थैलेसीमिया जो मेजर कहते हैं, जो मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंटेशन जल्दी होता है। इसके बाद दोनों का जो डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस करने के लिए यानी पैथोलॉजी टेस्ट जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे डिफरेंस होता है। अब जैसे कि पहले ट्रेट की बात करेंगे, तो जैसे सिकल सेल ट्रेट को डायग्नोस करने के लिए एक हमारे पास में स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, सिकलिंग टेस्ट सॉल्युबिलिटी टेस्ट कहते हैं, और वो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। खास करके जब हम कैंप्स करते हैं, मास स्क्रीनिंग करते हैं, उस समय यह बहुत अच्छी टेस्ट मानी जाती है। और इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, उनका फिर हम लोग आगे या तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं या फिर जी सर। एचपीएलसी करते हैं। ठीक है। थैलेसीमिया में क्या है? तो थैलेसीमिया में एज सच ऐसा कोई कारगर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। हालांकि सीबीसी जो टेस्ट होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो जी देखकर हम थोड़ा बहुत हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उसको थैलेसीमिया ट्रे में माइनर हो सकता है। पर यह कोई टेस्ट सीबीसी को स्क्रीनिंग टेस्ट मानकर हम उसकी इस्तेमाल करना शुरू कर दें और कैंप्स करना शुरू कर दें, यह सही नहीं। तो जी हम ऐसा कह सकते हैं, सिकल सेल ट्रेट को पता करने के लिए हम स्क्रीनिंग है, और थैलेसीमिया माइनर को पता करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है, थैलेसीमिया में अगर हमको ट्रेट डिटेक्ट करना है तो हमको डायरेक्ट एचपीएलसी में जाना, जी और सर। सिकल सेल में हमको अगर जाना है तो हम पहले सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद में हम देखेंगे जो पॉजिटिव आएंगे, फिर हम उनका आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली कम कॉस्ट, एचपीएलसी महंगा जांच है, तो इसलिए जी यह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों में। इसके बाद हम आते हैं सिम्टोमेटोलॉजी, यानी कि जी सर। लक्षण जो है। अब लक्षण जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले से ही पता पड़ जाता है थैलेसीमिया में, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है काफी, 5 ग्राम 4 ग्राम पे भी चले जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमको इसमें एनीमिया जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट एनीमिया रहता है, और इसीलिए हमको, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे, तो हमको इसलिए ब्लड देना पड़ता है। जी और साथ में
जो थैलेसीमिया के जो मेन सिम्टम्स होते हैं, वो असल में इसलिए भी आते हैं क्योंकि बार-बार हम ब्लड देते हैं, तो ब्लड देने की वजह से आयरन डिपॉज़िट हो जाता है शरीर में। शरीर के जी हर अंग में आयरन डिपॉज़िट होने की वजह से शरीर के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंग हैं, वो काम कम करते हैं और वो धीरे-धीरे करके वो आयरन ओवरलोड की वजह से खराब हो जाता है। अगर लीवर खराब हो गया तो लीवर का बीमारी हो जाती है जिसमें जॉन्डिस हो जाता है। हार्ट में अगर ज़्यादा आयरन जमा हो गया तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। अगर पैनक्रियाज़ हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है, जिसमें अगर आयरन जमा हो जाए तो वो पैनक्रियाज़ को खराब करने की वजह से हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाती है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। इससे जी थायराइड की सर। बीमारी हो सकती है। इस प्रकार से ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये सब सिम्पटम्स मैं बता रहा हूँ थैलेसीमिया, जो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट। जी सर। अब सिकल सेल डिज़ीज़ में सिम्पटम्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो होते हैं वासोअक्लूसिव क्राइसिस की वजह से। हमने बात की जभी सिकलिंग एक सिकल शेप का आरबीसी बने, तो वो बहुत रिजिड होता है। वो जब आर्टरी में या नस में चलता है, तो वो ऐसे मैलिएबल नहीं रहता है। मतलब वो जम के वो उसको ब्लॉक कर देता है हमारी आर्टरी को और इसीलिए आगे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है और आगे के ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे-धीरे करके वो वो उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा पेनफुल अ, पेन रहता है बॉडी में, क्योंकि उन जी अंगों को टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो वहाँ पे पेन जो है वो मेन सिम्पटम होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कम होता है और हीमोग्लोबिन कभी-कभी बहुत कम हो जाता है, स्पेशली कुछ सिकल सेल में कुछ क्राइसिस होते हैं जिसको हम हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस बोलते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स टूटते हैं। दूसरा होता है सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस जिसमें तिल्ली बहुत बढ़ जाती है। तो वो पूरा के पूरा ब्लड तिल्ली में जमा हो जाता है और शरीर से एकदम कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। ये भी एक खतरनाक टाइप का प्रॉब्लम सिकल सेल्स में होता है। तो ये भी एक लक्षण कभी बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक एक लक्षण होता है, एक वो कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसके बारे में भी जानकारी है ना होना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कभी-कभी सिकल सेल में जैसे जॉइंट जो होते हैं, तो जॉइंट्स में प्रॉपर सिकलिंग की वजह से वहाँ पर भी धीरे-धीरे नेक्रोसिस हो जाता है, जैसे हिप जॉइंट हो। मोस्टली हिप जॉइंट जी। में कई बार होता है और ऐसे स्थिति में जॉइंट होने की वजह से फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। नो। तो सिकल सेल में लक्षण थोड़े से डिफरेंट हैं और थैलेसीमिया में लक्षण डिफरेंट है। जो बॉडी पेन होता है वो हर जगह पे सिकल सेल में होता है, यानी हाथ, पैर में, पेट में, पीठ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये हो गई लक्षण की बात। तो हमने जी पहले सर। क्यों होता है उसके बारे में बात की, कब प्रेज़ेंट होता है उसके बारे में, क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बात की। अब हम आगे जाएँगे कि हम ये सब होने के बाद में हमें क्या दोनों बीमारियों में जाँचों में क्या डिफरेंस है? जी तो सर। देखिए अब इसमें कैसा है, सीबीसी जो होती है टेस्ट, वो तो आम तौर पर हमको दोनों बीमारियों में रेगुलर करना चाहिए। यानी जी हर महीने में सीबीसी जो है थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हो या सिकल सेल डिजीज़ का पेशेंट हो, उनको करना चाहिए। वैसे ही वैसे ही जो लिवर एंजाइम्स हैं जिसको एसजीपीटी बोलते हैं या केएफटी है, केएफटी मतलब किडनी प्रोफाइल जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन जाँच होती है, यह भी हमको दोनों में करना चाहिए। हालाँकि नहीं करना चाहिए, 3 से 6 महीने में ये जाँच भी करना चाहिए क्योंकि यह दोनों लिवर पर और किडनी पर जो है वो असर होता है और ख़ास करके जो हम दवाइयाँ लेते हैं, उनका भी लिवर और किडनी पर असर हो सकता है और दूसरा जो सीबीसी होता है उसमें हमको इम्पोर्टेंट ये होता है देखना कि काउंट्स तो नहीं कम हो गए क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा, जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया जिसकी वजह जी से सर। एकदम से काउंट्स कम हो सकते हैं, टोटल काउंट हो सकते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं। तो हमको यह जाँच जो है वो करनी है। उसके बाद में हमको थैलेसीमिया में जो मैंने जब भी बताया कॉम्प्लिकेशंस तो हार्मोनल टेस्ट जो है हमको बीच-बीच में करनी पड़ती है, जिसमें ब्लड शुगर हो गया, थायरॉइड टेस्ट हो गई, है ना? ये ग्रोथ हार्मोन हो गया या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वो सब करना आवश्यक होता है। सिकल सेल में हमें जो स्पेशल जाँच होती है वो
हम इसको ट्रांसक्रेनियल डॉपलर कहते हैं। यह देखने के लिए कि हमारा ब्रेन का ब्लड सप्लाई है, वहां पे तो नहीं कहीं सिकल सेल की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में जो हेमीपैरासिस मतलब वो पैरालिसिस आने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए जी वो भी सर। हमको 2 साल में एक बार भी करना चाहिए। तो जी और थैलेसीमिया में एक और जांच होती है, टू स्टार एमआरआई कहते हैं, जो कि एग्जैक्ट हमको आयरन कितना जमा हो गया है हार्ट में, लिवर में या पेनक्रियाज में, वो उसकी जानकारी। तो ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो है वो हमको करनी पड़ती है। इसके अलावा भी जैसे अगर जॉइंट खराब हो गया है तो जॉइंट का एक्सरे के साथ स्कैन या ये सब चीजें भी हमें लगती हैं। तो ये हो गया डिफरेंस, मैंने जो बताया आपको वो इन्वेस्टिगेशंस, यानी जी सर। जांचों में क्या क्या हम लोग को दोनों बीमारियों में होता है। अब इसके बाद होता है, हम लोग बात करेंगे दोनों बीमारियों में मैनेजमेंट, यानी कि जी सर। ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें दवाइयां जो होती है थैलेसीमिया में विशेष, दवाइयों से पहले हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो भी एक जी प्रकार का सर। मैनेजमेंट में है। अब हम जानते हैं कि थैलेसीमिया अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया तो हमको ब्लड ही एकमात्र उपाय है। बाद में फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होता है, लेकिन ब्लड तो देना ही है। तो ब्लड जी जब देना है तो वो देना है। शुरुआत में महीने में एक बार ब्लड देना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा बड़ा होता है तो 25 दिन में लगता है, फिर 20 दिन में लगता है, और फिर जो है वो आप आगे चल के तो 15-15 दिन में ब्लड। जो बड़े बच्चे हो जाते हैं मतलब अडल्टहुड पे जाते हैं, उनको तो 15-15 दिन में 2-2 यूनिट ब्लड। तो ब्लड की मात्रा बढ़ती जाती जी है। अब ये ब्लड जो होता है वो पीआर देना पड़ता है हमें थैलेसीमिया में, और वो सेम बाकी सिकल सेल में भी देते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सिकल सेल में अगर हम ब्लड की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे ऐसा मानते हैं कुछ पेशेंट लोग, उनको जानकारी शायद कम होती है, कि मेरा उनका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम हो गया तो चलो ब्लड दे देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि थैलेसीमिया में बार बार ब्लड देने की वजह से आयरन जो है वो बॉडी के अलग अलग अंगों में जमा होकर अंगों को खराब करता है। तो इसका मतलब ब्लड जो है वो भी एक दवाई है, वो ड्रग है। बिल्कुल। और जिस प्रकार का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही ब्लड के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हमें जहां तक हो सके ब्लड अवॉइड करना चाहिए। अब थैलेसीमिया में तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, उसमें देना नहीं। नहीं है, लेकिन सिकल बिल्कुल। अवॉइड कर सकते। सिकल सेल में हमको ब्लड तभी देना है, 6 ग्राम हो गया तो देना है ऐसा नहीं है। अगर ब्लड सिकल सेल का पेशेंट जो है वो थकावट बहुत महसूस कर रहा है हीमोग्लोबिन कम होने के साथ, अगर उसको थोड़ी देर चलने के बाद सांस फूल रही है, तो फिर हमको सोचना है उसको ब्लड। जी सिकल सेल के पेशेंट अगर एक बार भी पैरालिटिक अटैक आया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जी ट्रांसक्रेनियल सर। डॉपलर, तो अगर उस एक बार भी पैरालिटिक अटैक आया है तो उसे फिर ब्लड देना चाहिए, यानी उसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम के ऊपर मेंटेन करना चाहिए, फिर कम हीमोग्लोबिन नहीं होना जी चाहिए। ये सर। एक इंपॉर्टेंट चीज है। सिकल सेल में कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है। अब एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम यानी छाती में दर्द होने के साथ में सांस फूलना, ऐसा ये एक बहुत ही सिकल सेल का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है, लेकिन थोड़ा गंभीर रूप जी का कॉम्प्लिकेशन, और इसमें जोखिम भी होता है। तो ऐसी जो चीज होती है, अगर ये रिपीटेड एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, जैसे 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, या तो हमें इमीडिएटली फिर ऐसे पेशेंट्स का भी हमें ब्लड देके उनका हीमोग्लोबिन हायर लेवल पे मेंटेन करने की आवश्यकता जो है वो होती है। और इसके बाद में, यानी सिकल सेल में ब्लड देने की कुछ ही चीज हमारे पास में इंडिकेशंस जिसे हम कहते हैं देना चाहिए। नहीं तो ऐसे बार बार ब्लड नहीं देना चाहिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
क्योंकि जब हम देखते हैं कि ब्लड बार-बार देने के कितने दुष्परिणाम हैं, तो इसलिए यह चीज़ पेशेंट लोगों को समझना चाहिए कि हमें बार-बार ब्लड नहीं देना। ब्लड फ्री मिल रहा है जी, इसलिए बार-बार ब्लड देना, ये बिल्कुल सही नहीं। यानी ब्लड बिल्कुल। देने की कुछ विशेषताएँ हैं, इंडिकेशन, सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी ही हमको ब्लड देना चाहिए। अब हम बात करेंगे दवाइयों की, यानी मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स जो जी, होती हैं वो थैलेसीमिया में हमें जो दवाइयाँ लेनी पड़ती है वो आयरन चिलेटर्स। आयरन चिलेटर्स मतलब होता है जो ब्लड जो हमारे शरीर में आयरन अंगों पर जमा होकर अंगों को खराब करता है, उसको हमको बाहर निकालना है। जी तो सर। हमें चिलेटर्स जो हैं, यह आयरन चिलेटर्स प्रॉपर मात्रा में लेनी है और आमतौर पर डेढ़ 2 साल के बाद ये लेनी पड़ती है और लाइफ लॉन्ग लेनी। दूसरी जो दवाई थैलेसीमिया में होती है, उसको हम हाइड्रॉक्स्यूरिया कहते हैं, लेकिन वो थैलेसीमिया इंटरमीडिया करके कंडीशन है, इसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो मेजर यानी जनरल जो ज्यादा थैलेसीमिया के मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइड्रोक्सीरिया नहीं होती है। आजकल कुछ पेशेंट्स में इसका ट्रायल लिया जा रहा है, हाइड्रोक्सीरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आज भी अधिकतर पेशेंट्स में थैलेसीमिया में हाइड्रोक्सीरिया नहीं। जी, सिकल सेल निश्चित रूप से हाइड्रोक्सीरिया का रामबाण। हम जानते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले जब हाइड्रोक्सीरिया नहीं दी जाती थी के पेशेंट्स को, तब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहती थी और आज हाइड्रोक्सीरिया देने के बाद हम उनको कितना ज़्यादा एडवांटेजियस यानी कितना ज़्यादा फ़र्क देखते हैं, महसूस करते हैं। उनको उनका हीमोग्लोबिन भी अच्छा मेंटेन होता है, उनकी क्राइसिस का जो बार-बार क्राइसिस होता है, वो भी कम होता है। तो हर पेशेंट को सिकल सेल डिज़ीज़ के जिसकी उम्र 9 महीने से ऊपर है, उनको हाइड्रोक्सीयूरिया देना चाहिए और हाइड्रोक्सीयूरिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिकल सेल के जी, पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा फॉलिक एसिड सिकल सेल में हमेशा ही देते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो बीच-बीच में जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, ये जो है सिकल सेल भी हो गया और थैलेसेमिया भी हो गया, उनमें रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं है, पर बीच-बीच में लेने की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। जी, इसके अलावा मैंने बताया अगर सिकल सेल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस या थैलेसीमिया में जैसे कोई हार्ट फेल्योर हो गया तो हार्ट की दवाइयाँ, लिवर प्रॉब्लम हो गया तो लिवर की दवाइयाँ, डायबिटीज़ हो गया थैलेसीमिया में तो एंटी डायबिटिक इंसुलिन लेना पड़ता है। वैसे सिकल सेल में भी अगर क्राइसिस होता है, वासोक्लूसिव क्राइसिस होता है, तो दर्द की दवाइयाँ, है ना, पैरासिटामॉल से शुरू करते हैं, धीरे-धीरे बढ़ाते हैं, फिर हम आगे जी, इंजेक्शन में जाते हैं, डाइक्लोफिनेक में जाते हैं या फिर ट्रामाडोल आईवी इंजेक्शंस में जाते हैं। और फिर दूसरा होता है अगर जॉइंट खराब होता है तो हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, यानी जोड़ों को बदलने का प्रक्रिया जो है सर्जरी, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार जो मैनेजमेंट है थैलेसीमिया और सिकल सेल का वो थोड़ा-सा अलग है, लेकिन वो जी सर। बहुत ही अगर अच्छे से करें अ, दोनों पेशेंट्स जो दोनों टाइप की बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं, रोगी हैं, उनको बहुत ही अच्छा मेंटेन हम कर सकते हैं। जी सर। मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद जो चीज़ें होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात हम करते हैं। वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन थैलेसीमिया में तो निश्चित रूप से हर बच्चे को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए बीएमटी और उसके लिए एचएलए मैच मिलना चाहिए। सबसे अच्छा मैच जो होता है भाई-बहन होता है, सगा जी सर। भाई-बहन। उनसे नहीं होता तो का हैप्लो ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं और तीसरा एक तरीका होता है जिससे हम अनरिलेटेड बीएम ट्रांसप्लांट कहते हैं जो मतलब भाई बहन माँ बाप भी नहीं तो किसी और का हम रजिस्ट्री से लेके उनसे ट्रांसप्लांट कराएं जी, तो हर थैलेसीमिया का थैलेसीमिया मेजर का उसने अपना एचएलए मैचिंग कराना चाहिए और उसने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए और अगर मैच होता है तो उसके लिए करना चाहिए और जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। जितना लेट करेंगे तो ऑर्गन्स जो शरीर के अंग है वो धीरे-धीरे क्योंकि उनमें प्रॉब्लम होता है, खराब होते हैं इसलिए उनको बाद में तकलीफ होती है। बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। पर फिर भी जी, इसके बारे में थैलेसीमिया पेशेंट को
निश्चित रूप से सोचना चाहिए। सिकल सेल डिजीज की अगर बात करें तो बीएमटी जो होता है वो सबके लिए सजेस्टेबल नहीं, जी सर। क्योंकि बहुत सारे अच्छा करते हैं। पहले तो बिल्कुल सिकल सेल बोलते थे तो बीएमटी के बारे में सोचते भी नहीं थे। लोग कहते थे जी कि सर। सिकल सेल है तो बीएमटी करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर पेशेंट की जो परिवार हो, फैमिलीज हैं, उनके साथ में डिस्कशन के साथ बाद, अगर खास करके वो पेशेंट जिनको बार बार ट्रांसफ्यूजन करने की मतलब देने की जरूरत पड़ती है, ऐसे बहुत कम पेशेंट होते हैं सिकल सेल में जिनको बार बार ट्रांसफ्यूजन देने की आवश्यकता पड़ती है, जी या फिर जिनको ऑक्लूसिव क्राइसिस इतने ज्यादा हो रहे हैं कि बहुत तकलीफ, बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, बार बार एडमिट होना पड़ रहा है, जिनको बार बार एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हमें एक बार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, एचएलए जी मैचिंग कराना चाहिए, और अगर मैच मिलता है तो बीएमटी कराना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जैसे देखें कि ब्लड थैलेसीमिया में बार-बार देना पड़ता है, सिकल सेल में कभी-कभी या नहीं। वैसे ही जी बीएमटी जो है थैलेसीमिया में जाना चाहिए, सिकल सेल में किसी-किसी को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ ये एक प्रकार से हम जो समानता और डिफरेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया। जी। जो योजनाएँ हैं में तो मुझे लगता है कि एज़ एन एनजीओ आप सब जानते ही हैं। तो लेकिन जी सर। दोनों बीमारी निःशुल्क ब्लड मिलता है और इसका एक कार्ड बनता है बाकायदा गवर्नमेंट का, और इनको ब्लड के पैसे जो हैं पेमेंट नहीं करते हैं। निःशुल्क ब्लड देने का गवर्नमेंट का जिया है। लगभग सभी राज्यों में भी आ गया है ये। दोनों में जो अगर ब्लड देना है तो पीआरसी देना चाहिए, और योजनाओं में हम संजय गांधी निराधार योजना है उसका लाभ मिलता है। अभी अभी दोनों में डिसेबिलिटी बिल जो है उसमें दोनों का इंक्लूड किया गया है, 21 बीमारियों में इनको भी लिस्ट किया गया दोनों बीमारियों को, तो उनको जी एजुकेशन मिलेगा, लेकिन जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इसमें एक फर्क मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने अपना विषय ही ऐसा रखा है कि थैलेसीमिया और सिकल जी सेल सर। के बारे में। आमतौर पे जो क्राइटेरिया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए जो बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन क्राइटेरियाज को पढ़ने के बाद यह बहुत क्लियर है कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें वो काफी पेशेंट्स उस क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं, यानी 40% से ज्यादा उनको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिल जाता मिल जाता है। है। जी सिकल सर। विशेषकर जो अच्छे से हाइड्रोक्सीरिया ले रहे हैं और अच्छा अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उस क्राइटेरियाज में वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है। हमारी मतलब अब ये मेरे ख्याल से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसके बारे में बहुत अच्छा काम कर सकती है, और इसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आना चाहिए। और अगर हर कोई भी व्यक्ति एसएस पैटर्न का हो तो क्राइटेरियाज में रिलैक्सेशन होना चाहिए और उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिकल सेल के काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो किसी न किसी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, मतलब 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी, तो उनको वो जी सर। एजुकेशन में लाभ नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा एक जो कि कॉमन है, मतलब थैलेसीमिया और सिकल सेल दोनों के लिए है कि एजुकेशन में रिजर्वेशन तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में, तो जी उसके लिए सर। भी सारे सामने आना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन जो है वो कराना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सर आपने अच्छे से समझाया कि सिकल सेल और थैलेसीमिया में क्या क्या फर्क है, डायग्नोस कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट क्या रहता है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि क्या सिकल सेल के साथ थैलेसीमिया भी हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आप। जी देखिए सर। कैसा है कि लोग जैसे सिकल सेल डिजीज होता है उसको एस एस पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, जी और थैलेसीमिया जो होता है थैलेसीमिया मेजर। पर जी ऐसे हम आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा है, उसमें हमारे पास कई पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कॉम्बिनेशन, यानी जिसको हम सिकल थैल बोलते हैं, उसमें कैसा होता है कि जो जो रोग जो पेशेंट्स होता है
उसके जो माता पिता होते हैं, एक सिकल सेल ट्रेट होता है और दूसरा थैलेसीमिया माइनर होता है। और दोनों की जब शादी होती है तो 25% चांस होता है कि उनके बच्चे को सिकल थैल होगा, यानी आधा सिकल सेल और आधा थैलेसीमिया। अब ये पेशेंट्स जो होते हैं, ये आमतौर पर इन पेशेंट्स को थैलेसीमिया मेजर से जो ब्लड है वो कम लगता है, यानी ब्लड की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा ब्लड रिक्वायरमेंट नहीं रहती जितनी की थैलेसीमिया मेजर में रहती है। और दूसरा ये होता है कि जो सिकल सेल डिजीज के जो क्राइसिस है, वासोक्लूसिव क्राइसिस, वो भी इनको कंपैरेटिवली सिकल सेल से जो डिजीज से कम होते हैं। पर ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन जो है ऐसे कई पेशेंट्स हैं और ये बिल्कुल देखा। जी सर, आपने सर अच्छे से समझाया थैलेसीमिया और सिकल सेल दोनों के बारे में, और दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस बताया। मैं समझता हूँ सिकल सेल संवाद देखने वाले सभी साथियों को पता चल गया होगा कि सिकल सेल और थैलेसीमिया दोनों अलग डिजीज हैं ब्लड डिसऑर्डर ही, पर दोनों अलग डिजीज हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया नास्को के इस सिकल सेल संवाद कार्यक्रम के लिए। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।